नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का पार्ट 2 लाए हैं। सबसे पहले आज पढ़ेंगे फ्रांसीसी द्वारा हिंद चीन पर उपनिवेशवाद का कारण। उपनिवेशवाद का कारण यानी फ्रांस जो है हिंद चीन पर उपनिवेश अपना स्थापित करता है, इसका क्या कारण है। तो सबसे पहले देखिए उपनिवेशवाद होता क्या है। उपनिवेशवाद किसको हम बोलते हैं? तो जब भी कोई शक्तिशाली देश किसी छोटे देश पर अपना अधिकार जमा लेता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उपनिवेशवाद। क्या बोलेंगे? उपनिवेशवाद। तो फ्रांस जो है हिंद चीन पर उपनिवेश अपना स्थापित किया, इसका क्या कारण है? ठीक है, तो सबसे पहला कारण आर्थिक कारण। क्या है? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या है? आर्थिक कारण। इसमें देखेंगे आर्थिक कारण में वियतनाम में कृषि होता था। कृषि, यहाँ खेती बहुत ज्यादा होता था। अब क्या होता था, फ्रांस के लोग यहाँ से जो कृषि से जो उत्पादित कच्चा माल होता था उसको सस्ते दामों में खरीदता, सस्ते दामों में खरीदकर और इसको अधिक मुनाफा कमाने के लिए ज्यादा दाम में बेचता था। ठीक है, तो कृषि वहां खेती ज्यादा होता था। ठीक है, और उससे जो कच्चा माल होता था उसको सस्ते दामों में फ्रांसीसी लोग खरीद लेता था और उससे जो वस्तु बनता था उसको ज्यादा दामों में बेचकर अधिक मुनाफा कमाता था। ठीक है, फिर है वहां खनिज भंडार। खनिज भंडार मतलब वियतनाम में जो था वहां पे बहुत ज्यादा खनिज भंडार था, हिंद चीन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खनिज भंडार था, जैसे कोयला हो गया, कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, ये सब का बहुत अधिक भंडार था। ठीक है, तो इसका भी कारण रहा कि मतलब फ्रांस जो है अपना हिंद चीन पर अपना उपनिवेश स्थापित किया। ठीक है, फिर आप देखेंगे एक हिंद चीन में है मेकांग डेल्टा क्षेत्र। मेकांग डेल्टा क्षेत्र, मेकांग डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, अब जानते हैं डेल्टा क्षेत्र जो होता है बहुत उपजाऊ भूमि होती है। ठीक है, तो इस मेकांग डेल्टा क्षेत्र पर इसका अधिकार था। क्या था? अधिकार था। यानी फ्रांसीसी का मेकांग डेल्टा क्षेत्र पर क्या था? अधिकार है। तो आर्थिक कारण में ये तीनों लिख सकते हैं। ये कृषि के बारे में, यहाँ खेती ज्यादा होता था और इससे जो उत्पादित कच्चा माल होता था उसको सस्ते दामों में वो फ्रांसीसी लोग खरीद लेता था और उससे जो उत्पादित वस्तु होता था उसको अधिक दामों में बेचता था। फिर खनिज भंडार, वहां पे जो है खनिजों का भंडार था, जैसे कोयला हो गया, टीन हो गया, जस्ता हो गया, टंगस्टन है, यहाँ पे बहुत अधिक इसका भंडार था। फिर लिख सकते हैं मेकांग डेल्टा क्षेत्र। क्या है? मेकांग डेल्टा क्षेत्र। मेकांग डेल्टा क्षेत्र पर भी फ्रांसीसी का क्या था? अधिकार था। ठीक है, तो पहला कारण में हम लोग ये लिख लेंगे। ठीक है, अब दूसरा कारण देखिए। दूसरा कारण असभ्य को सभ्य बनाना। दूसरा कारण है असभ्य को सभ्य बनाना। असभ्य को सभ्य बनाना। ठीक है, अब फ्रांसीसी लोग जो है वियतनाम के लोगों को असभ्य मानता था। क्या मानता था? असभ्य। मतलब ये सब होता था, इसका जो रीति रिवाज है सब अलग है, ये सब आदमी क्या है? असभ्य है। मतलब हिंद चीन के जो भी लोग हैं वो सब क्या है? असभ्य है। अब इनका कहना था कि हम ये सबको क्या बनाएंगे? सभ्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सभ्य बनाएंगे। ठीक है, तो हिंद चीन के लोगों को ये कहता था असभ्य है और इसको सभ्य बनाने के लिए, ठीक है, सभ्य बनाने के लिए कहता था। ठीक है, तो ये भी एक कारण रहा हिंद चीन में उपनिवेशवाद का कारण। तीसरा है व्यापारिक सुरक्षा। व्यापारिक सुरक्षा। ठीक है, आप देखिए हिंद चीन में व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, यहाँ पे किसी चीज का खतरा नहीं था। कोई भी बाहरी देश यहाँ पे, बाहरी देश इस पर, ठीक है, बाहरी देश का कोई भी खतरा नहीं था, कोई भी यहाँ पे आक्रमण नहीं कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे व्यापार करने में उसको आसानी हुआ था, यानी व्यापारिक सुरक्षा था वहां पे। ठीक है, तो ये तीन कारण हम लिख सकते हैं फ्रांसीसी द्वारा हिंद चीन पर उपनिवेशवाद का कारण।
सबसे पहला कारण आर्थिक कारण लिखेंगे। आर्थिक में लिखेंगे कृषि से संबंधित, मतलब कृषि में जो भी वस्तु उत्पादित होता था उसको सस्ते दामों में खरीद लेता था और जो उससे जो वस्तु बनाता था उसको अधिक दामों में बेचता था। फिर खनिज भंडार, वहां पे खनिज भंडार था, कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, ये सब का बहुत अधिक भंडार था। फिर आता है मेकांग डेल्टा क्षेत्र, मेकांग डेल्टा क्षेत्र पर उसका अधिकार था। फिर दूसरा कारण लिखेंगे असभ्य को सभ्य बनाना, मतलब हिंद चीन के लोगों को, ये फ्रांस के लोग समझते थे क्या ये सब असभ्य है, अब फ्रांसीसी लोग ये सब क्या चाहते थे कि इसको हम सभ्य बनाएंगे। फिर और ये व्यापारिक सुरक्षा, मतलब यहाँ पे हिंद चीन में व्यापार करने में का कोई खतरा नहीं था। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे, ये तो आप लोग लिख लेंगे फ्रांसीसी द्वारा हिंद चीन में उपनिवेशवाद का कारण, यानी फ्रांस द्वारा हिंद चीन में उपनिवेशवाद स्थापित जो किया उसका क्या कारण है। अब देखेंगे फ्रांस जब हिंद चीन में आया तो वहां पे अपना शिक्षा का भी प्रसार करता है। ठीक है, तो हिंद चीन में शिक्षा का प्रसार, हिंद चीन में शिक्षा का प्रसार, यानी फ्रांस जो है हिंद चीन में शिक्षा का किस तरह से प्रसार करता है। ठीक है, अब जो वहां पे क्या करता था, वहां के बच्चों को ठीक है वियतनामी भाषा में शिक्षा दिया जाता था। किस भाषा में? वियतनामी भाषा में, वियतनामी भाषा में शिक्षा दिया जाता था। फिर बड़े लोगों को, ठीक है, बड़े लोगों को फ्रांसीसी भाषा में, किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। ठीक है, यानी फ्रांस में फ्रेंच भाषा बोला जाता है। ठीक है, तो बड़े लोगों को किस भाषा में शिक्षा दिया जाता था? तो फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। आप देखो, अब उसके बाद हिंद चीन में शिक्षा के प्रसार के लिए एक स्कूल की भी स्थापना करता है। फ्रांसीसी लोग हिंद चीन में शिक्षा के लिए एक स्कूल शुरू करते हैं जिसका नाम है टोकिन फ्री स्कूल। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। क्या नाम है? टोकिन फ्री स्कूल। क्या नाम है? टोकिन फ्री स्कूल। यानी फ्रांसीसी के द्वारा हिंद चीन में कौन सा स्कूल की स्थापना किया जाता है? टोकिन फ्री स्कूल। अब इसका स्थापना कब हुआ था? 1907 में। टोकिन फ्री स्कूल कब स्थापित हुआ था? 1907 में। ठीक है, देखो नाम का ये फ्री है, ये टोकिन फ्री स्कूल नाम का फ्री है, लेकिन ये बहुत महंगा स्कूल था। क्या था? बहुत महंगा स्कूल था। अब क्या होता था इस स्कूल में, जो भी वियतनाम के स्टूडेंट पढ़ते थे तो उसको यहाँ पे जानबूझकर फेल कर दिया जाता था। यानी परीक्षा में वियतनाम के जो विद्यार्थी होते हैं उसे जानबूझकर फेल कर दिया जाता है, उसे जानबूझकर, ठीक है, फेल कर दिया जाता है, फेल कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये स्कूल में जो है यहाँ वियतनाम के जो भी स्टूडेंट पढ़ते थे उसको जानबूझकर क्या कर दिया जाता था? फेल कर दिया जाता था। ठीक है, तो याद रखना, यानी हिंद चीन में शिक्षा का किस तरह से वो प्रसार करता है, तो बच्चा को वियतनामी भाषा में शिक्षा देता है, बड़े लोगों को फ्रेंच भाषा में शिक्षा देता है। उसके बाद वहां पे एक स्कूल की स्थापना होता है, टोकिन फ्री स्कूल। कब स्थापित होता है? 1907 में। 1907 में। अब यहाँ पे जो वियतनाम के जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उसे जानबूझकर फेल कर दिया जाता था। ठीक है, चलिए आगे। अब पढ़ेंगे होआ आंदोलन। कौन सा आंदोलन? होआ आंदोलन। होआ आंदोलन, होआ आंदोलन। ठीक है, होआ आंदोलन। अब सबसे पहले ये पूछेगा होआ आंदोलन जो शुरू हुआ था इसका नेता कौन था? इसका नेता कौन था? याद रखना, होआ आंदोलन शुरू किया था उसका नाम है हुइन फुसो। क्या नाम है? हुइन फुसो।
हुइन फूसो, ठीक है। यानी हुआ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? हुइन फूसो के द्वारा। कब? 1939 में। कब किया जाता है? 1939 में, ठीक है, 1939 ईस्वी में। यानी हुआ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया जाता है? हुइन फूसो के द्वारा। कब किया जाता है? 1939 में। और फिर याद रखना है, हुआ आंदोलन कैसा आंदोलन? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हुआ आंदोलन कैसा आंदोलन था? तो धार्मिक और क्रांतिकारी दोनों, यानी धार्मिक भी था और क्रांतिकारी भी था। धार्मिक और क्रांतिकारी भी, ठीक है। यानी हुआ आंदोलन जो है वो धार्मिक भी होता है और क्या होता है? क्रांतिकारी होता है, क्रांतिकारी होता है, ठीक है। अब ये हुआ आंदोलन जो होता है, यहाँ पे हिंद चीन में जो भी गरीब लोग होते हैं, ठीक है, गरीब लोग, इसको क्या करता है? सहायता करता है। गरीब हो गया या शोषित वर्ग हो गया, ये सबको क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? सहायता देता है, ठीक है। मतलब हिंद चीन में जो भी गरीब हो गए, शोषित वर्ग हो गए, उसको क्या करते थे? सहायता प्रदान करते थे। अब क्या करता है फ्रांस के लोग हुइन फूसो को, ठीक है, फ्रांस के लोग हुइन फूसो को क्या करता है? पागल घोषित कर देता है। क्या कर देता है? पागल घोषित कर देता है, ठीक है। इसको पागल कहकर, ठीक है, क्या करता है? पागल कहकर, ठीक है, पागल कहकर जेल में से क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जेल में बंद कर देता है, ठीक है, जेल में बंद कर देता है। मतलब फ्रांस के लोग जो है हुइन फूसो को पागल कहकर जेल में बंद कर देता है। अब वहां के लोग इसका विरोध करते हैं। क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तब फ्रांस के लोग फ्रांसीसी लोग क्या करता है? एक डॉक्टर को बुलाता है, ठीक है, एक डॉक्टर को बुलाता है और उसको कहता है, ठीक है, एक डॉक्टर को बुलाता है और उसको कहता है ये हुइन फूसो को तुम पागल घोषित कर दो, ठीक है, पागल घोषित कर दो, ठीक है। ये डॉक्टर को कहता है कि आप इसको पागल घोषित कर दो। अब इसका होता है विपरीत। जब ये डॉक्टर हुइन फूसो को संपर्क में आता है तो इससे क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है, ठीक है। ये डॉक्टर क्या हो जाता है? इससे प्रभावित हो जाता है। हुइन फूसो से क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। और डॉक्टर क्या करता है? इसको पागल घोषित नहीं करता। डॉक्टर क्या करता है? पागल घोषित नहीं किया, ठीक है। डॉक्टर क्या करता है? इसको पागल घोषित नहीं करता, ठीक है। यानी डॉक्टर इसको क्या करता है? पागल घोषित नहीं करता। अब जब वहां की जनता को पता चलता है कि वो पागल नहीं है, तो वहां के लोग क्या करते हैं? वहां के लोग फ्रांसीसी को क्या करता है? विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है, ठीक है। फिर आगे, अब आगे क्या करता है फ्रांसीसी? ये हुइन फूसो को यहां से सीधे भगा देता है, ठीक है। हिंद से यानी वियतनाम से इसको क्या कर देता है? भगा देता है। और इसको भगा के कहां भेज देती है? लाओस में। कहां भेजता है? लाओस में। यानी हुइन फूसो को, ठीक है, लाओस निर्वासित कर दिया जाता है। निर्वासित मतलब दूसरी जगह भेज देता है, ठीक है, कर देता है। यानी हुइन फूसो को अंततः फ्रांसीसी लोग क्या करते हैं? लाओस निर्वासित कर देता है, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाता है? ये हुआ आंदोलन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसके बाद हुइन फूसो को लाओस भेज देता है। उसके बाद क्या होता है? ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले याद रखना आपको को हुआ आंदोलन, इसका नेता कौन था? हुइन फूसो। कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। कब हुआ था? 1939 में। कैसा आंदोलन था? तो धार्मिक और क्रांतिकारी। ये पक्का ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। यानी हुआ आंदोलन कैसा आंदोलन है? तो धार्मिक और क्रांतिकारी, धार्मिक और क्रांतिकारी। फिर ये आंदोलन जो हुआ था उसमें गरीब और शोषित वर्ग को क्या किया जाता था? सहायता दिया जाता था। अब क्या करता है फ्रांसीसी लोग? ये हुइन फूसो को पागल कहकर जेल में बंद कर देता है। पागल कहकर क्या करता है? जेल में बंद कर देता है। उसके बाद, ठीक है, एक जेल में बंद कर देता है। तो वहां के फ्रांस के लोग इसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं।
उसके बाद एक डॉक्टर को बुलाया जाता है और इस डॉक्टर को कहता है कि आप हुइन फूसो को क्या कर दीजिए, पागल घोषित कर दीजिए, पागल घोषित कर दीजिए। लेकिन क्या होता है, ये डॉक्टर हुइन फूसो से प्रभावित हो जाता है, हुइन फूसो से क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। और प्रभावित होने के बाद ये हुइन फूसो को पागल घोषित नहीं करता है, ठीक है, पागल घोषित नहीं करता है। अब नहीं करता है तो अंततः फ्रांसीसी लोग क्या करता है, हुइन फूसो को लाओस भेज देता है। कहां भेज देता है, लाओस भेज देता है। उसके बाद हुआ क्या होता है, हुआ आंदोलन समाप्त हो जाता है। समझ में आया? चलिए आगे। चलिए अब पढ़ेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास, यानी हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास, राष्ट्रवाद का विकास यानी हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे होता है। चलिए तो सबसे पहले एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम है फॉन बोई चाउ। क्या नाम है, फॉन बोई चाउ, फॉन बोई चाउ, ठीक है। क्या नाम होता है इसका, फॉन बोई चाउ, ठीक है। ये वियतनाम का होता है, कहां का होता है, वियतनाम। ये व्यक्ति जो है एक चीन के समाज सुधारक होते हैं, चीनी समाज सुधारक, समाज, ठीक है। चीन के लोगों को चीनी बोलते हैं, चीनी याद रखना है, ठीक है। ये चीनी जो है चीनी समाज सुधारक के संपर्क में आता है, उसका नाम क्या होता है, लियांग कीचाऊ। क्या नाम होता है, लियांग कीचाऊ। क्या नाम है, लियांग कीचाऊ। यानी फोन बाई चाऊ जो है चीनी समाज सुधारक लियांग कीचाऊ के संपर्क में आता है, ठीक है। और इसके संपर्क में आने के बाद ये एक किताब की रचना करता है। इस पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, लॉस ऑफ वियतनाम, लॉस ऑफ वियतनाम, ठीक है। यानी कि फोन बाई चाओ के द्वारा, ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखा जाता है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ये डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाएगा कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक किसने लिखा है, फोन बाई चाओ। कौन लिखा है, फोन बाई चाओ। अब क्या करता है, जब ये पुस्तक की रचना करता है तो इस पुस्तक में लिखता है कि किस तरह से हमारे वियतनाम में, ठीक है, हमारी सभ्यता संस्कृति को फ्रांसीसी के द्वारा नष्ट किया जा रहा है, ठीक है। यानी ये किताब में लिखते हैं कि मतलब फ्रांस के लोग जो है हमारी सभ्यता संस्कृति को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वहां पे राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अच्छा, राष्ट्रवाद होता क्या है, तो राष्ट्रवाद होता है कोई भी व्यक्ति अपने देश के प्रति प्रेम, स्नेह, ठीक है, ये सब की जो भावना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद, ठीक है। तो उसी तरह से हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे होता है, तो सबसे पहला पॉइंट बताएं कि फोन बाई चाओ जो है, ठीक है, ये चीनी समाज सुधारक लियांग कीचाओ के संपर्क में आता है। उसके बाद एक पुस्तक की रचना करता है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। और इस पुस्तक में लिखते हैं कि किस तरह से हमारी सभ्यता संस्कृति को फ्रांसीसी के द्वारा नष्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण, अब दूसरा कारण क्या होता है, 1905 में, कब, 1905 में, ठीक है, 1905 में रूस और जापान के बीच युद्ध होता है, ठीक है। रूस और जापान के बीच क्या होता है, युद्ध होता है, रूस और जापान के बीच युद्ध होता है, कब, 1905, ठीक है। 1905 में रूस और जापान के बीच युद्ध होता है। और रूस जो होता है बहुत बड़ा देश होता है, क्या होता है, बहुत बड़ा देश, और जापान जो होता है छोटा देश होता है, क्या होता है, छोटा देश होता है। फिर भी जापान जो है रूस को क्या कर देता है, हरा देता है। जापान क्या करता है, रूस को हरा देता है। अब जब हरा देता है, ठीक है, तो वियतनाम के लोग समझते हैं कि जब ये छोटा सा देश इस बड़ा देश को हरा दिया तो हम सब क्यों नहीं आंदोलन कर सकते, हम क्यों नहीं फ्रांसीसी को यहां से भगा सकते, ठीक है। तो इस तरह से भी वहां के लोगों में राष्ट्रवाद के विकास आया, ठीक है। फिर आया तीसरा पॉइंट, ठीक है,
तीसरा पॉइंट में रखना है, एक है डॉक्टर सन्यात सिंह। डॉक्टर सन्यात सिंह, ये चीन के होते हैं, ठीक है। डॉक्टर सन्यात सिंह कहां के होते हैं? चीन के। अब क्या होता है, ये डॉक्टर सन्यात सिंह क्या करते हैं, पहले चीन में एक वंश था मंचू राजवंश। क्या है? मंचू राजवंश। क्या नाम है? मंचू राजवंश। मंचू राजवंश। अब क्या करता है, डॉक्टर सन्यात सेन के नेतृत्व में इस मंचू राजवंश को चीन में समाप्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया, यानी मंचू राजवंश को क्या करता है? समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। और समाप्त करके चीन में लोकतंत्र की स्थापना किया जाता है, ठीक है। चीन में लोकतंत्र की स्थापना होती है। चीन में लोकतंत्र की स्थापना होती है, ठीक है। चीन में क्या होता है? लोकतंत्र की स्थापना होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि डॉक्टर सन्यात सेन जो है, ठीक है, ये चीन में क्या कहते हैं? मंचू राजवंश को समाप्त करके चीन में लोकतंत्र की स्थापना किया। अब इससे भी हिंद चीन के लोग क्या होता है? प्रभावित होता है। इससे भी क्या होता है? वहां के लोग प्रभावित होता है। तो डॉक्टर सन्यात सेन आदत है, जिस तरह से हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उसी तरह से चीन के राष्ट्रपिता है डॉक्टर सन्यात सेन। डॉक्टर सन्यात सेन, यानी चीन में जो क्रांति हुआ था, चीनी क्रांति, ठीक है, इस चीन की क्रांति, ठीक है, 1911 में, ये भी है चीन की क्रांति 1911। कब? 1911 में। इसी क्रांति में इस मंचू राजवंश को क्या किया जाता है? समाप्त करके चीन में लोकतंत्र की स्थापना किया जाता है, ठीक है। तो इससे भी हिंद चीन के लोग क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या होता है? प्रथम विश्व संबंधित है। क्या है? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब होता है? 1914 से 1918 तक। 1914 से 1918, ठीक है। यानी प्रथम विश्व जो होता है वो कब से कब तक होता है? 1914 से 18। अब इसमें क्या होता है, ये प्रथम विश्व जब चल रहा था तो फ्रांसीसी लोग क्या करते हैं, हिंद चीन में, ठीक है, हिंद चीन के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर रहा था। यानी हिंद चीन के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर रहा था और उसको प्रथम विश्व में भेज रहा था, जिससे लाखों लोग मारे गए, ठीक है। लाखों सैनिक क्या हो गया? मारा गया। लाखों सैनिक क्या हुआ? मारा गया, ठीक है। तो याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध में हिंद चीन के लोगों को, ठीक है, हिंद चीन के लोगों को जबरदस्ती, ठीक है, किसे? जबरदस्ती सेना में भर्ती कर रहा था, ठीक है, जबरदस्ती सेना में भर्ती कर रहा था। यानी फ्रांसीसी के द्वारा हिंद चीन के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर रहा था और उसको प्रथम विश्व में भेज रहा था, जिससे लाखों सैनिक मारे गए। लाखों सैनिक क्या हुआ? मारा गया। लाखों सैनिक मारा गया, ठीक है। जिससे क्या हुआ? लाखों सैनिक मारा गया। तो ये भी कारण क्या होता है? हिंद चीन में जो राष्ट्रवाद की जो भावना होता है, ये प्रथम विश्व युद्ध भी होता है, ठीक है। तो ये आपको हम 4 कारण बताएं हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास। हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे होता है? तो सबसे पहला पॉइंट बताएं कि वहां का वियतनाम का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है फॉन वाई चाओ। फॉन वाई चाओ, वो जो है ये चीनी समाज सुधारक लियांग की चाओ के संपर्क में आते हैं और आने के बाद एक पुस्तक की रचना करता है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक, ठीक है, लिखता है। और इस पुस्तक में वो लिखते हैं कि ये फ्रांसीसी लोग जो है हमारे किस तरह से सभ्यता और संस्कृति को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। फिर दूसरा पॉइंट बताया था 1905 में रूस और जापान के बीच क्या हुआ था? युद्ध होता। क्या होता है? युद्ध होता है। और उसमें जापान छोटा सा देश, जापान क्या होता है? छोटा सा देश है, और रूस एक बड़ा देश को क्या कर देता है? हरा देता है। तो इससे भी वहां हिंद चीन के लोगों को लगता है कि छोटा सा देश एक बड़ा देश को हरा सकता है, तो हम क्यों नहीं फ्रांसीसी को यहां से भगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होता है? डॉक्टर सन्यात सेन क्या होते हैं? डॉक्टर सन्यात सेन जो चीन के होते हैं। कहां होते हैं? चीन के होते हैं। अब ये क्या करते हैं? मंचू राजवंश, यानी चीन में जो राजवंश चल रहा था मंचू राजवंश,
उस मंचू राजवंश को समाप्त कर देता है। क्या है? मंचू राजवंश को समाप्त करके चीन में क्या करता है? लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और इसी को हम बोलते हैं चीन की क्रांति। क्या बोलते हैं? चीन की क्रांति। और चीन की क्रांति कब हुआ था? 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। और इसका नेता कौन था? डॉक्टर सन्याल सेन। क्वेश्चन पूछा जाएगा, चीन की क्रांति के नेता कौन है? डॉक्टर सन्याल सेन। कब हुआ था चीन की क्रांति? 1911 में। चलिए चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध हम जानते हैं 1914 से 1918। 1914 से लेकर कब तक चला? 1918, यानी 4 साल। अब इसमें क्या होता है? फ्रांसीसी के द्वारा हिंद चीन के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता है। जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता है और भर्ती करके उसको कहां भेज देता है? विश्व युद्ध में। ठीक है, जब विश्व युद्ध में जब जाता है तो वहां के लाखों सैनिक मारा गया। लाखों सैनिक क्या होता है? मारा गया। ठीक है, तो इस कारण से वहां के हिंद चीन के लोग जो क्या है, फ्रांस का विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये कारण हो गया वहां पे राष्ट्रवाद का विकास। समझ में आ गया? चलिए आगे। चलिए अब पढ़ते हैं, एक वियतनाम के नेता है हो ची मिन। क्या नाम है? हो ची मिन। ठीक है, ये हो ची मिन ये वियतनाम के नेता होते हैं। कहां होते हैं? वियतनाम। कहां के? वियतनाम। जिस तरह से ये डॉक्टर सन्याल सेन को चीन का पिता कहा जाता है, उसी तरह से ही ची मिन को, ठीक है, वियतनाम का पिता कहा जाता है। वियतनाम का पिता कहा जाता है। ठीक है, यानी हो ची मिन जो है ये वियतनाम का, ठीक है, वियतनाम का होता है, उसे वियतनाम का पिता भी कहा जाता है। फिर याद रखना, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हो ची मिन का अर्थ क्या होता है? हो ची मिन का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो याद रखना, हो ची मिन का अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक। क्या होता है? पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक यानी पथ प्रदर्शक कहने का मतलब कि पथ मतलब रास्ता। पथ मतलब रास्ता, प्रदर्शक मतलब दिखाने वाला, यानी रास्ता दिखाने वाला। रास्ता दिखाने वाला। रास्ता दिखाने वाला। ठीक है, यानी कि हो ची मिन का अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक मतलब रास्ता दिखाने वाला। ठीक है, फिर याद रखना इसका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? जन्म पूछा जाता है। ठीक है, जन्म 1890 में होता है। कब होता है? 1890 में। इनका जन्म जो है 1890 में होता है और एक किसान परिवार में होता है। क्या होता है? किसान परिवार में इनका जन्म होता है। किस परिवार में जन्म होता है? किसान परिवार में जन्म होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चल के, ठीक है, ये एक पार्टी का स्थापना करता है। ठीक है, एक पार्टी बनाता है जिस पार्टी का नाम होता है वियतनामी साम्यवादी दल। ठीक है, वियतनामी साम्यवादी दल। इसके पार्टी का क्या नाम होता है? वियतनामी साम्यवादी दल। वियतनामी साम्यवादी दल। ठीक है, यानी कि पूछा जाएगा कि वियतनामी साम्यवादी दल का गठन किसने किया? हो ची मिन ने। किसने किया? हो ची मिन। ठीक है, तो याद रखना, सबसे पहले ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में। तो हो ची मिन का अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक मतलब रास्ता दिखाने वाला। हो ची मिन कहाँ का था? वियतनाम का था। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था? 1890 में। किस परिवार में हुआ था? किसान परिवार में। इस परिवार में हुआ था? किसान परिवार में। और किस पार्टी की स्थापना किया? वियतनामी साम्यवादी दल। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं, दो समझौता आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। एक समझौता है हनोई समझौता। कौन सा समझौता? हनोई समझौता। ठीक है, हनोई समझौता आपसे पूछा जाएगा हनोई समझौता कब हुआ? तो कब हुआ था? 1946 में। कब हुआ था? 1946। डायरेक्ट परीक्षा में पूछेगा हनोई समझौता कब हुआ? 1946 में। किसके साथ हुआ? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच। किसके बीच? फ्रांस और
वियतनाम के बीच, फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई समझौता होता है। कब होता है? 1946 में। कब होता है? 1946 में। ठीक है, ये हनोई शहर का नाम है। हनोई क्या है? शहर का नाम है। ये हनोई जो होता है ये वियतनाम की राजधानी होती है। हनोई क्या होता है? वियतनाम की राजधानी। याद रखना, वियतनाम की राजधानी कहाँ? हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई। ठीक है, तो वियतनाम की राजधानी हनोई में, ठीक है, हनोई समझौता होता है। कब होता है? 1946 में। कब होता है? 1946 में। ठीक है, किसके बीच होता है? फ्रांस और वियतनाम के बीच। किसके बीच? फ्रांस और वियतनाम के बीच। चलिए अगला है एक समझौता, जिनेवा समझौता। क्या है? जिनेवा समझौता। ठीक है, जिनेवा समझौता। जिनेवा शहर का नाम है। जिनेवा क्या है? शहर का नाम। इसी जिनेवा शहर में समझौता हुआ, इसलिए इसका नाम रख दिया गया जिनेवा समझौता। और ये जिनेवा शहर जो है आपका किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो जिनेवा समझौता आपका कब होता है? 1954 में। कब होता है? 1954 में। जिनेवा समझौता कब? 1954 में। ठीक है, ये भी किसके बीच होता है? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच। किसके बीच? फ्रांस और वियतनाम के बीच। फ्रांस और वियतनाम के बीच। फ्रांस और वियतनाम के बीच। ठीक है, और इसी समझौता के द्वारा, इसी जिनेवा समझौता के द्वारा, ठीक है, वियतनाम को दो भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है ना, इसी समझौता के द्वारा वियतनाम को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, वियतनाम को कितने भागों में बांटता है? दो भागों में। एक आपका हो गया उत्तरी वियतनाम। एक क्या है आपका? उत्तरी वियतनाम। और एक आपका हो गया दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, तो जिनेवा समझौता के द्वारा वियतनाम को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम। अब देखो, उत्तरी वियतनाम का जो नेता होता है, यहाँ का जो नेता होता है वो होता है हो ची मिन। अभी तो बताया जाए हो ची मिन। तो उत्तरी वियतनाम का नेता कौन होता है? हो ची मिन। अब ये जो है हो ची मिन यहाँ वियतनाम में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। कौन सी व्यवस्था? समाजवादी। ठीक है, समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहता। ठीक है, ठीक है, यानी समाजवादी कहने का मतलब इस पे किसका प्रभाव था? तो रूस और चीन का। यानी समाजवादी व्यवस्था कहाँ है? तो रूस और चीन में। ये भी याद रखना, समाजवादी व्यवस्था कहाँ है? तो रूस और चीन में। रूस और चीन, यानी रूस और चीन में कैसी व्यवस्था है? समाजवादी। ठीक है, समाजवादी कहने का मतलब ये सरकार के जो भी काम होता है वो किसके अंदर में होगा? सरकार के अंदर। ठीक है, सब चीज पर सरकार का अधिकार होता है, उसी को हम बोलते हैं समाजवादी व्यवस्था। ठीक है, तो हो ची मिन जो है उत्तरी वियतनाम का नेता था, वो कैसी व्यवस्था स्थापित करना चाहता था? समाजवादी व्यवस्था। और समाजवादी व्यवस्था कौन कौन देश में है? तो रूस और चीन में। चलिए आइए दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम, अब देखिए दक्षिणी वियतनाम से याद रखना, यहाँ का एक नेता था। ठीक है, यहाँ का नेता कौन था? इसका नाम है बाओ दाई। क्या नाम है? बाओ दाई। ठीक है, दक्षिणी वियतनाम का नेता कौन है? बाओ दाई। अब ये जो क्या करता है, ये समाजवादी व्यवस्था यहाँ स्थापित करना चाहता है, लेकिन ये यहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। कैसी व्यवस्था? पूंजीवादी। ठीक है, यानी ये जो बाओ दाई जो है ये अमेरिका से प्रभावित था। क्या था? अमेरिका का इस पर प्रभाव था। अमेरिका का प्रभाव था, इसी कारण से ये यहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। ठीक है, और ये निरंकुश था। ये बायोदाई कैसा था? निरंकुश था। कैसा था? निरंकुश। ठीक है, तो ये याद रखना, यानी दक्षिणी वियतनाम का नेता कौन था? बायोदाई। उत्तरी वियतनाम का नेता कौन? हो ची मिन। ठीक है, और उत्तरी वियतनाम में कैसी व्यवस्था स्थापित करना चाहता है? तो समाजवादी। और दक्षिणी वियतनाम में कैसी व्यवस्था होती है? पूंजीवादी। ठीक है, तो पूंजीवादी। ठीक है, तो पूंजीवादी, और ये पूंजीवादी जो है किसके प्रभाव में आकर? तो अमेरिका के प्रभाव में। यानी अमेरिका में जो है ये सब यहाँ पे कैसी व्यवस्था है? पूंजीवादी। अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, ये सब में कैसी व्यवस्था है? पूंजीवादी व्यवस्था।
फिर याद रखना एक चीज और कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को जो लाइन बांट रहा है, ये वियतनाम इस तरह से क्या है, इस तरह से। तो एक ऊपर वाला हो गया आपका उत्तरी वियतनाम और एक नीचे वाला हो गया दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को जो बांटने वाली जो समांतर रेखा है उसको हम बोलते हैं 17वीं, क्या बोलेंगे, 17वीं समांतर रेखा। ठीक है, 17वीं समांतर रेखा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को कौन सी समांतर रेखा काटती है। ठीक है, तो 17वीं समांतर रेखा, यानी 17वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से क्या करता है, अलग। समझ में आ गया ये जिनेवा समझौता और हनोई समझौता। हनोई समझौता 1946 में कहा हुआ था, वियतनाम की राजधानी हनोई में। किसके बीच हुआ था, फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। जिनेवा समझौता कब हुआ, 1954 में। किसके बीच, फ्रांस और वियतनाम के बीच। ठीक है, और इसी में क्या होता है, वियतनाम दो भागों में बढ़ जाता है, एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम का नेता कौन होता है, हो ची मिन, और दक्षिणी वियतनाम का नेता कौन होता है, बायो डाई। यहाँ पे कैसी व्यवस्था स्थापित करना चाहता है, समाजवादी, और यहाँ पे कैसा व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था। ठीक है, और समाजवादी व्यवस्था को मानने वाला देश कौन कौन है, रूस, चीन, और उसी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था को मानने वाला अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये सब देश में क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे। चलिए आप पढ़ते हैं, एक है एजेंट ऑरेंज के बारे में। ये परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, एजेंट ऑरेंज क्या है, सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। एजेंट ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज होता है, ऑरेंज क्या होता है, ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा एजेंट ऑरेंज है क्या। तो एजेंट ऑरेंज क्या है, एक जहर, क्या है, एक जहर। ठीक है, एजेंट ऑरेंज क्या है, एक जहर है। ठीक है, अब इसका प्रयोग जो है अमेरिका के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा किया जाता है। कहां पे, वियतनाम पर। कहां, वियतनाम में। अब वो क्या करता है अमेरिका के लोग, ठीक है, अमेरिका के वियतनाम के जंगलों को क्या करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है। क्या है, वहां के जंगलों को समाप्त करना चाह रहा था, इसी कारण से ये एजेंट ऑरेंज का वहां पे प्रयोग किया गया। ठीक है, तो वन को वो समाप्त करने, वन को समाप्त करने के लिए, ठीक है, इसका प्रयोग करता है, इसका प्रयोग करता था। अब जब क्या हो जाता है, एजेंट ऑरेंज को किसी पेड़ पौधा पर पड़ता था तो वो क्या हो जाता, मुरझा जाता था। क्या हो जाता था, मुरझा जाता था, और वो पेड़ पौधा क्या होता, मर जाता। क्या होता था, मर जाता था। ठीक है, तो एजेंट ऑरेंज जो है ये वन को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इससे क्या हो जाता था, पेड़ पौधे मुरझाकर मर जाता था। पेड़ पौधा मुरझाकर क्या होता था, मर जाता था। और ये एजेंट ऑरेंज ये नहीं, वन को ही नहीं समाप्त किया, ये वहां के खेतों में भी इसका प्रयोग करता है। क्या करता है, यहाँ पे वहां के खेतों में भी इसका प्रयोग करता है। फिर वहां के जो आबादी जो होता है, जनसंख्या क्षेत्र जो होता है, वहां भी इसका, ठीक है ना, प्रयोग करता है एजेंट ऑरेंज का। ठीक है, एजेंट ऑरेंज का वहां पे वनों पर, वहां के खेतों में, वहां के आबादी में भी इसका प्रयोग करते हैं। अब जिसका असर क्या है, उसका असर आज भी है। ठीक है, इस एजेंट ऑरेंज का जो प्रयोग किया गया उसका कुछ असर आज भी होता है। और वहां पे जो बच्चा अभी जन्म जो लेता है वो जन्मजात क्या होता है, विकलांग होता है। जन्मजात क्या होता है, विकलांग पैदा होता है। क्या होता है, विकलांग पैदा होता है। ठीक है, क्या होता है, विकलांग पैदा होता है। यानी एजेंट ऑरेंज जो है एक प्रकार का क्या है, जहर है। किसके द्वारा प्रयोग किया गया, अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। कहां पे, वियतनाम में। कहां, वियतनाम में। अब ये क्या करता है, वहां के वनों को समाप्त करना चाहता है। ठीक है, वनों को समाप्त करना चाहता है, और तब क्या करता है, इसका प्रयोग करता है। अब इसका प्रयोग होने से क्या होता था, किसी भी पेड़ पौधे पर जब वो एजेंट ऑरेंज पड़ता था तो वो क्या हो जाता है, जलकर मर जाता। ठीक है ना, ये जल जाता था। क्या हो जाता था, जल जाता था। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है वहां के खेतों में भी, वहां के आबादी में भी करता है, और इसी कारण से इसका प्रभाव जो है, कुछ प्रभाव आज भी इसका दिखता है, जिसके कारण क्या होता है, वहां के बच्चे जो है जन्मजात विकलांग पैदा होते हैं। ठीक है, समझ आ गया एजेंट ऑरेंज, लिख लेंगे, ये परीक्षा में आपसे आएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव में लिखने के लिए।
चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एक घटना है जिसका नाम है माइली गांव की घटना। क्या है? माइली गांव की घटना। माइली गांव की घटना। कौन सी घटना? माइली गांव की घटना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये माइली गांव है कहां पे। तो याद रखना माइली गांव जो है ये दक्षिणी वियतनाम में आता है। कहां आता है? दक्षिणी वियतनाम का एक गांव है। ठीक है, दक्षिणी वियतनाम का क्या है? एक गांव है, एक गांव है। ठीक है, दक्षिणी वियतनाम का क्या होता है? एक गांव होता है। ठीक है, अब क्या करता है अमेरिका के सैनिक? क्या करता है? अमेरिका का सैनिक, अमेरिका का सैनिक, अमेरिका का सैनिक क्या करता है? इस पूरे गांव को घेर लेता है। पूरे गांव को घेर कर उस पर क्या करता है? कब्जा कर लेता है। क्या कर लेता है? पूरे गांव को घेर कर पूरे गांव पर क्या करता है? कब्जा कर लेता है। पूरे गांव पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, यानी पूरे गांव पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। और जब कब्जा करता है तो वहां पे जितने भी पुरुष होते हैं, वहां पे जितने भी पुरुष होते हैं सभी को मार दिया जाता है। सभी पुरुष को क्या किया जाता है? मार दिया जाता है। ठीक है, मार दिया जाता है। यानी वहां पे ये माइली गांव के जितने भी पुरुष होते हैं सभी को पकड़कर मार दिया जाता है। ठीक है, मार दिया जाता है। अब इतना ही नहीं, मारने के बाद क्या करते हैं? वहां के जो भी बच्ची और औरतें होती है, ठीक है, वहां के औरत और बच्ची जो होती है, ठीक है, वो सभी को बंधक बना लेता है। क्या करता है? बंधक बना लेता है। ठीक है, यानी कि वहां के औरत और जो भी बच्ची होती है उसको क्या कर लेता है? बंधक बना लेता है। यानी अमेरिका का सैनिक जो है ये पुरुष को तो पूरा पुरुष को तो मार ही दिया। मारने के बाद क्या करता है? जितना भी वहां पे औरत और बच्ची थी सबको क्या कर लेता है? बंधक बना लेता है। सबको क्या करता है? बंधक बनाता है। जब बंधक बनाता है, ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत अत्याचार किया जाता है। ठीक है, इस औरत और बच्ची पर क्या किया जाता है? अत्याचार किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? अत्याचार किया जाता है। और इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया जाता है। ठीक है, यानी इस औरत और बच्ची के साथ क्या किया जाता है? सामूहिक दुष्कर्म भी किया जाता है। सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। ठीक है, यानी वहां के औरत और बच्ची को जो बंधक बनाया था उसके साथ क्या करता था? अत्याचार और सामूहिक दुष्कर्म किया। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर भी इतना जब करता है उसके बाद भी क्या करता है? ये सभी महिलाओं को फिर मार देता है। महिला और जो बच्ची होती है ये सबको क्या किया जाता है? फिर मार दिया जाता है। यानी सभी महिला और पुरुष को भी, महिला और बच्ची को क्या किया जाता है? मार दिया जाता है। ठीक है, सभी बच्चों को क्या किया जाता है? मार दिया जाता है। ठीक है, मार दिया जाता है। समझे? मतलब इस औरत बच्ची को भी नहीं छोड़ता है और सबको क्या करता है? मार देता है। और मारने के बाद उस पूरे गांव में, ठीक है, पूरे गांव में आग लगा देता है। क्या कर देता है? आग लगा देता है। ठीक है, आग लगा देता है। नहीं, पूरे गांव में क्या कर देता है? आग लगा देता है। ठीक है, जिसके कारण सभी लोग वहां पे जो है सब मारे जाते हैं। सभी लोग क्या होते हैं? मारे जाते हैं। अब क्या होता है? जब मारे जाते हैं तो उसके बाद ये घटना होने के बाद एक बूढ़ा व्यक्ति उसमें बच जाता है। एक बूढ़ा व्यक्ति क्या हो जाता है? उसमें बच जाता है। एक बूढ़ा व्यक्ति इसमें क्या होता है? बच जाता है। समझे? मतलब ये पूरा घटना होने के बाद उसी में से एक बूढ़ा व्यक्ति बच जाता है। और इसी बूढ़ा व्यक्ति जो है बाद में ये आगे चलकर इस कहानी को बताता है माइली गांव की घटना के बारे में। अगर ये बूढ़ा व्यक्ति नहीं रहता तो ये माइली गांव की घटना आज हम लोग नहीं पढ़े होते। ठीक है, तो ये बूढ़ा व्यक्ति जो है ये आगे यही जो है इस घटना के बारे में बताते हैं। इस घटना के बारे में बताते हैं कि इस गांव के साथ ऐसा घटना हुआ है। ठीक है, अब जब ये घटना जब पूरे विश्व में जब फैला कि इस तरह से घटना अमेरिका ने किया, ठीक है, तो अमेरिका का सभी जगह बुराई होने लगा। अमेरिका का क्या होना? सभी जगह क्या हुआ? बुराई होने लगा। और सभी जगह सभी देश जो है अमेरिका को बुरा भला करने लगा। सब कोई थू थू करने लगा अमेरिका पर। तो उस समय वहां का राष्ट्रपति था निक्सन। क्या नाम था? निक्सन। क्या नाम है? निक्सन। ये निक्सन जो था अमेरिका के राष्ट्रपति था।
ठीक है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे कौन? निक्सन। कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन। अब क्या, सब जगह इसका तो बुराई हो ही रहा था, तब क्या करते हैं, ये निक्सन क्या करता है, अपने सैनिक को वियतनाम से बुला लेता है, ठीक है, अपने सैनिक को क्या करता है, वियतनाम से बुला लेता है, ठीक है। तो बुला लेता है, उसके बाद जब बुला लेता है तो अमेरिका पर इसका प्रभाव खत्म हो जाता है, और लास्ट में 1975 में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो जाता है। वियतनाम का एकीकरण हो जाता है, चलिए उसके बाद पढ़ते हैं नरोत्तम सिंघानुक के बारे में। नरोत्तम सिंघानुक। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के थे? तो कहाँ के? कंबोडिया के। कहाँ के थे? कंबोडिया के। नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के हैं? कंबोडिया के। फिर पूछेगा इन्होंने इसका नाम बदलकर, कंबोडिया का नाम नया नाम रखा, ठीक है, इसका नाम रखा कंपुचिया। क्या रखा? कंपुचिया। क्या नाम है? कंपुचिया, ठीक है, कंपुचिया। मतलब नरोत्तम सिंघानुक जो है कंबोडिया का नाम बदलकर क्या रखा? कंपुचिया। फिर नरोत्तम सिंघानुक ने एक सेना का गठन किया था जिसका नाम है लाल खमेर सेना। क्या नाम है? लाल खमेर सेना। तो लाल खमेर सेना का गठन किसने किया? नरोत्तम सिंघानुक। अब देखिए ये लाल से संबंधित क्वेश्चन और पढ़ेंगे। पहले एक है लाल सेना। तो पूछेगा लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का जो गठन किया है ये किया है ट्राटस्की। क्या नाम है? ट्राटस्की। चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ेंगे लाल सेना का गठन किसने किया? ट्राटस्की ने। फिर एक है आपका लाल कुर्ती। क्या है? लाल कुर्ती। तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया? गेरिबाल्दी ने। किसने किया? गेरिबाल्दी। यानी लाल सेना का गठन किसने किया? टाटस्की ने किया। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? गेरिबाल्दी ने किया। लाल खमर सेना का गठन किसने किया? नरोत्तम सिंघानुक ने। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 का, ठीक है ना, पूरा एनालिसिस आपको बता दिए हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, या ये आपका दूसरा वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।